नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इनसाइट्स वाईपी के वार्षिक। आज हम बात करेंगे कि सोना कितने तरीके से खरीदा जा सकता है। इन हाउ मेनी वेज कैन गोल्ड बी परचेज। यह जानकारी विस्तार पूर्वक विभिन्न विकल्पों में, निवेशों में, माध्यमों और उनके लाभ हानि और सावधानियों सहित ही बताई गई है। भारत में सोने को सिर्फ एक धातु ही नहीं बल्कि एक आस्था, परंपरा और इन्वेस्टमेंट का भी प्रतीक माना जाता है। चाहे विवाह हो, शादी हो, त्यौहार हो, कोई शुभ अवसर हो, सोने की खरीदारी को भाग्यशाली माना जाता रहा है। लेकिन बदलते समय के साथ में अब सोना खरीदने के अनेक आधुनिक और पारंपरिक तरीके भी सामने आए हैं। अब हम विस्तार से जानेंगे कि सोना कितने तरीकों से खरीदा जा सकता है। सबसे पहले सोना ज्वेलरी के रूप में सोना खरीदा जा सकता है। सभी जानते हैं कि यह सबसे पारंपरिक और लोकप्रिय तरीका है। भारत में महिलाएं सोने के गहनों को पहनावे के साथ साथ में इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी रखती हैं। और ज्वेलरी के रूप में यदि सोना खरीदा जाता है तो इसके लाभ क्या होते हैं कि सबसे पहले इसे पहना जा सकता है, आप इसे पहन सकते हैं। और दूसरे ये एक सामाजिक प्रतिष्ठा का भी प्रतीक है कि जिसके पास ज़्यादा सोना होता है वह उसकी समाज में उसकी हैसियत उतनी ही ज़्यादा अधिक आंकी जाती है। इसके हानि क्या है? हानि यह है कि जब आप सोना अपने पास में रखते हैं तो इसके मेकिंग चार्जेज और जीएसटी जो चार्जेज होती है ज्वेलरी का, वो ज्वेलरी के ज़्यादा होते हैं और जिसकी वजह से आदमी को इसका नुकसान होता है। और यदि आप दोबारा इसे बेचेंगे तो ये जीएसटी और मेकिंग चार्जेज इनका मूल्य घट जाएगा, तो ये नुकसान होता है। सोने के सिक्के और बिस्किट्स के रूप में भी सोना खरीदा जा सकता है और यह तरीका जो है खासकर निवेशकों के बीच में बहुत लोकप्रिय है, जो शुद्धता यानी इसकी प्योरिटी और वजन की पारदर्शिता चाहते हैं। और ये जो लोग इसको सोने के सिक्के और बिस्किट्स को लेते हैं वह उनको क्या लाभ होता है? उनको यह लाभ होता है कि इसकी उच्च शुद्धता यानी हाई प्योरिटी होती है 24 कैरेट्स की, तो वो 24 कैरेट्स होती है, वो सबसे बड़ा लाभ होता है। और गहनों की तुलना में इसमें कोई मेकिंग चार्जेज वगैरह नहीं होता है, तो ये सबसे बड़ा लाभ ये भी होता है। और लेकिन इसके कई हानि भी होती हैं कि इसकी सुरक्षा यानी सिक्योरिटी की चिंता रहती है और इसके स्टोरेज की सुविधा भी इसके लिए ये एक चिंता का विषय होती है। इसके बाद में डिजिटल गोल्ड आता है, जो कि यह एक नया और सुविधाजनक तरीका होता है जिसमें कि आप 1 रुपये से भी सोना खरीद सकते हैं। तो इसके डिजिटल गोल्ड को खरीदने से क्या लाभ होता है कि इसका ऑनलाइन लेन देन हो सकता है, फिजिकली डिलीवरी का इसमें एक अल्टरनेट भी रहता है। लेकिन इस डिजिटल गोल्ड के रखने से क्या हानि होती है कि इसमें स्टोरेज की एक फीस होती है, वो लगती है और लॉन्ग टर्म में इसमें टैक्स और इसमें शुल्क लग जाता है, जो कि इसके नुकसान होते हैं। अगला गोल्ड खरीदने का तरीका क्या होता है? गोल्ड ईटीएफ यानी गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड्स। यह शेयर मार्केट के जरिए सोने में इन्वेस्टमेंट का एक तरीका होता है। इसके क्या लाभ होते हैं कि बिना फिजिकल रिस्क के इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और इसको लेने से स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी भी बनी रहती है। लेकिन इसके कुछ हानि भी होती हैं कि इसमें डीमैट अकाउंट अनिवार्य होता है और इसमें ब्रोकरेज शुल्क भी लगता है। नेक्स्ट है कि आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी आप गोल्ड खरीद सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड की वो स्कीमें होती हैं जो गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करती हैं। इसके क्या लाभ होते हैं कि इसमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अर्थात एसआईपी इसमें संभव होती है और यह एक्सपर्ट्स या विशेषज्ञों के द्वारा मैनेज्ड होती है। लेकिन इसमें कुछ नुकसान भी होते हैं कि इसमें फंड मैनेजमेंट फीस भी लगती है। इसके एनएवी में भी फ्लक्चुएशंस होता रहता है, उतार चढ़ाव होता रहता है। अगला तरीका गोल्ड खरीदने का होता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। आरबीआई द्वारा जारी किया गया एक अल्टरनेट जो सोने के मूल्य से जुड़ा होता है। इसके क्या लाभ होते हैं? यदि कोई व्यक्ति इसको खरीदता है कि 2.5% इसमें एनुअल इंटरेस्ट मिलती है और पूंजी पर जो कैपिटल गेन पर जो टैक्स बनता है इस पर उसमें छूट होती है। तो ये सबसे बड़े इसके लाभ हैं। लेकिन इसके कुछ हानि भी होती हैं। इसकी क्या हानियां हैं कि इसमें 8 वर्ष तक की लॉक इन पीरियड होता है और इसमें जल्दी निकासी अर्थात विड्रॉल के मूल्य पर इसमें हानि होती है।
नेक्स्ट है फिजिकल गोल्ड स्कीम के अंतर्गत में लोन खरीदा जा सकता है। कुछ बैंक या एनबीएफसी स्कीम के तहत फिजिकल गोल्ड बेचते हैं जो भविष्य में लोन के रूप में भी काम आ सकता है। तो इसका सबसे बड़ा लाभ होता है कि इसमें दोहरा लाभ मिलता है, संपत्ति का और आपके ऋण की अर्थात लोन की सुविधा इसमें अवेलेबल रहती है। हानि क्या होती है कि इसमें जो ब्याज लगता है लोन पर उसका नुकसान होता है और टाइम पर उसका रिपेमेंट की जो है वो बाध्यता रहती है कि टाइम पर रिपेमेंट करना है, यह चिंता इसमें लगी रहती है। नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायत अर्थात सरकारी मेले में सोने की बिक्री के होती है जिसके माध्यम से सोना खरीदा बेचा जा सकता है। कुछ ग्रामीण योजनाओं या मेलों में सरकारी एजेंसियां शुद्ध सोना सस्ती दरों पर बेचती हैं। तो इससे सबसे बड़ा लाभ क्या होता है कि इसमें सरकार की विश्वसनीयता होती है, इसलिए लोग इन मंचों से इन प्लेटफॉर्म से ये गोल्ड खरीदते हैं और ये सस्ती दर पर मिल जाती हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी हानि क्या होती है कि इसमें सीमित उपलब्धता रहती है, लिमिटेड स्टॉक रहता है और यह एक समय के लिए होती है और समय और स्थान पर निर्भर रहती है। नेक्स्ट है कि बहुत सारे ज्वेलर्स होते हैं ईएमआई की स्कीमें निकालते हैं। तो कई बड़े ज्वेलर्स ईएमआई पर सोने की खरीद की सुविधा देते हैं। तो इससे सबसे बड़ा लाभ होता है आदमी का जो लिमिटेड बजट होता है उसमें इन्वेस्टमेंट उसका संभव हो जाता है, लेकिन और उसकी जो ईएमआई मंथली ईएमआई होती है उसकी वजह से वह इनका रिपेमेंट कर पाता है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं कि इसमें कुछ हाइडिंग एक्सपेंसेस या छिपे शुल्क होते हैं, वह इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो समयबद्ध भुगतान की अनिवार्यता रहती है, यानी टाइमली इसका रिपेमेंट करना होता है। तो ये यदि इसकी हानियां होती हैं। नेक्स्ट होता है कि क्रिप्टो बेस्ड गोल्ड, यानी गोल्ड बैक्ड बाई क्रिप्टो टोकन्स। कुछ क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स गोल्ड बेस्ड टोकन्स पेश करते हैं। इनका सबसे बड़ा लाभ क्या होता है कि टैक्स सेवी इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके लिए यह अच्छा रहता है, विश्व स्तर पर इसमें ट्रेडिंग संभव होती है। और लेकिन सबसे बड़ी इसकी हानि क्या है कि इसमें अत्यधिक स्थिरता रहती है और रिस्क इसमें बहुत रहता है। दूसरी ये चीज़ एक है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा भी ऑथराइज नहीं होता है, जिससे कि इसमें रिस्क बहुत बड़ा रहता है। इसलिए लोगों को इस प्लेटफॉर्म से गोल्ड के ट्रांजैक्शन करने से बचना चाहिए। हमने इतने तरीके जाने कि सोना हम किस तरीके से खरीदेंगे। तो सोना खरीदने के आज कई तरीके हैं, पारंपरिक से लेकर के अत्याधुनिक डिजिटल के रूप में। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है, कि आप या गहनों के रूप में उनको पहनना चाहते हैं, सुरक्षा के लिए रखना चाहते हैं, या इन्वेस्टमेंट के रूप में उनका मूल्य बढ़ाने की आशा रखते हैं। हर विकल्प के साथ में और उसके क्या क्या लाभ हैं, उसके क्या हानियाँ हैं, जिन्हें हमें समझकर ही अपना निर्णय लेना चाहिए। और यह लाभ हानि हमने अभी बताए हैं। अगर आप फिजिकल सिक्योरिटी चाहते हैं तो गहने या सिक्के उपयुक्त होते हैं। अगर आपका उद्देश्य ही इन्वेस्टमेंट होता है तो एसजीवी गोल्ड या गोल्ड ईटीएफ बेहतर होता है। वहीं डिजिटल गोल्ड और म्यूचुअल फंड्स नए जमाने के इन्वेस्टर्स के लिए सुविधाजनक होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।